अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मास्टर्स। CS614 डेटा वेयर हाउस का लेक्चर नंबर 10, 11 और 12 आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। ये तीनों लेक्चर्स भी सिमिलर टॉपिक पे हैं, तो हम आज इनके टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन और डीनॉर्मलाइजेशन का टॉपिक क्लियर किया था। वो टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो वाले लेक्चर आपने बहुत अच्छे से क्लियर करने हैं और आपके उसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आते हैं। अब ये जो 3 लेक्चर्स हैं, इनमें से आपके कुछ MCQs आते हैं और कुछ ही क्वेश्चन हैं यहाँ से जो पिक किए जाते हैं, तो वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहले तो हमारे पास है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और लाभ। आपने इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है सबसे पहले, क्योंकि MCQs में आपको आता है, इसके आगे कुछ और भी हैं तो आपने वो कंफ्यूज नहीं करनी। तो यहाँ पर ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग और लाभ है। और लाभ हमारे पास एक एनालिटिकल प्रोसेसिंग है इंस्टेड ऑफ ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग। हमने एक ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग भी देखा था, वो भी हम आगे देखेंगे। तो आपने याद रखना है कि ये हमारे पास एनालिटिकल प्रोसेसिंग है ओ लाभ, ठीक है। और OLTP यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये हमारे पास ऑनलाइन ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग है। तो आपने इन दोनों को याद रखना है, A और T का डिफरेंस है। ये दोनों आपके पास MCQs आते हैं। अब हमारे पास जो OLAP है वो एक फ़िज़िकल डाटाबेस नहीं है, बल्कि वो एक फ्रेमवर्क है और दो तरह से ये इम्प्लीमेंट होता है, या तो हाईली डीनॉर्मलाइज होकर या फिर कम्प्लीटली डीनॉर्मलाइज होकर। जबकि OLTP जो हमारे पास होता है वो नॉर्मलाइज्ड होता है। तो ये आपके 2-3 यहाँ से MCQs बनते हैं कि OLTP जो है वो कैसे इम्प्लीमेंट होता है। तो वो नॉर्मलाइज्ड होता है, फुली नॉर्मलाइज्ड। बल्कि जो OLAP है हमारे पास, वो तो या तो फिर क्या होता है कि हाईली डीनॉर्मलाइज होता है या फिर कम्प्लीटली डीनॉर्मलाइज होता है। तो ये आपके 3 MCQs यहाँ से बनते हैं, आपने उनको प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमने आपको डेटा वेयर हाउस और OLAP दोनों का डिफरेंस यहाँ पे बताया कि डेटा वेयर हाउस हमारे पास जो है वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड है, इंक्रीडेटिव है, टाइम वेरिंग है, नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डाटा है और प्राइमरी यूज़ होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन मेकिंग के लिए, ठीक है। और डाटा वेयर हाउस हमारे पास जो है वो सेपरेटली मेंटेन किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशनल डाटाबेस से। तो ये आपके यहाँ से MCQs बन सकते हैं। इसके अलावा द डाटा वेयर हाउस सपोर्ट्स ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये भी आपने याद रखना है कि डेटा वेयर हाउस किसको सपोर्ट करता है, तो वो OLAP को ही सपोर्ट करता है। और डाटा वेयर हाउस को हम OLAP के बगैर जो है वो इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन है। ये भी आपने याद रखना है कि ये OLAP बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल पार्ट है हमारे पास डाटा वेयर हाउस का, जिससे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन को सपोर्ट करता है और ये हैंड टू हैंड गो ऑन होते हैं। उसके बाद हमारे पास डाटा वेयर हाउस हमारे पास है वो बेस्ट सपोर्ट फॉर एनालिसिस वाइल OLAP कैरीज आउट ऑल द एनालिसिस टास्क। तो यहाँ से आपके 2 MCQs आते हैं, बाकी ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी हम वही कवर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इन्हें एग्जांपल बताई हुई है कि एनालिसिस हम एड हॉक में कर सकते हैं, एनालिसिस हम इंटरेक्टिव यूज़र ड्रिवन में कर सकते हैं, या फिर हम एनालिसिस इसमें आइटरेटिव भी कर सकते हैं। एनालिसिस हमारे पास इसकी 3 तरह के डायरेक्शंस हैं। ये आपका क्वेश्चन भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से, कि वो 3 कौन सी हैं। सबसे पहले ड्रिल डाउन है, रोल अप है और ड्रिल अक्रॉस है। तो ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो आपने ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेना है। इसको हम लोग यहाँ से ग्रीन हाईलाइट कर देते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर मैं उनको ग्रीन कलर से हाईलाइट करती हूँ, ताकि जब आप लोग प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसको हम ग्रीन हाईलाइट कर लेते हैं, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये तीनों पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं। उसके बाद इन्हीं की डिटेल लिखी है और डिटेलिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हमारे पास ट्रेडिशनल MIS है, हम इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि देयर इज़ ऑलमोस्ट लीनियर सीक्वेंस ऑफ क्वेरीज इसके अंदर होती हैं, यानी कि 1 क्वेरी दूसरी क्वेरी को फॉलो कर रही होती है और लिमिटेड नंबर होता है क्वेरीज़ का। तो बस आपने याद रखना है कि वो एक सीक्वेंस को फॉलो कर रही होती हैं। यहाँ पर कुछ चैलेंजेस बताए हुए हैं OLAP के अंदर। सबसे पहले तो है कि ये नॉट फिजिबल है, आपने बस याद रखना है। फेल्स टू रिमेन यूजर ड्रिवन, नहीं हो पाता ये, और इसके अलावा एड हॉक भी इसके अंदर नहीं हो पाता। तो ये आपने इसकी याद रखने कुछ 2-3 पॉइंट्स यहाँ से। इसके अलावा इसके अंदर क्वेरी सपोर्ट है, बिजनेस यूज़र कैन नॉट बिल्ड हिज हर ऑन क्वेरीज जो है वो नहीं सपोर्ट कर सकते। और ऑन द गो SQL जनरेशन एग्जीक्यूट टू स्लो, इसका एग्जीक्यूशन भी बहुत स्लो है। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में या MCQs में पूछ सकते हैं। इसकी डिटेलिंग ही नीचे पैराग्राफ में दी हुई है, तो वो भी आप एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पर आपको ने हिरारिकल डाटा बताया कि डाटा हमारे पास हिरारिकी में कैसा स्टोर होता है। सबसे पहले आप देखें तो पाकिस्तान है, उसके बाद उसके प्रोविंस आपने बताया, फिर डिवीजन बताइए, फिर डिस्ट्रिक्ट बताए हैं, फिर सिटीज़ बताई हैं, और फिर उसके कुछ जोन्स आपको यहाँ पर मेंशन किए। तो इस फिगर को आपने देख लेना, ये फिगर इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपके MCQs भी आते हैं। इसके अलावा आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, फैक्ट्स और डायमेंशन है OLAP के अंदर। आपने याद रखना है कि फैक्ट्स कौन सी होती हैं और डायमेंशन कौन सी होती हैं। ये आपको MCQs में भी आते हैं और आपको बताना होता है कि ये फैक्ट है या डायमेंशन है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में भी आपको आ सकते हैं, टेबल बना के भी दे सकते हैं लॉन्ग 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, कि फैक्ट्स को अलग करें और डायमेंशंस को अलग करें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। फैक्ट्स हमारे पास क्या होते हैं, जो क्वांटिटी वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि कुछ नंबर्स जैसा क्या होते हैं, इसको मेजर कर सकते हैं। जैसे यूनिट्स कितने सोल्ड हुए हैं, सेल है, डॉलर्स में कितनी सेल हमारे पास हुई है, या फिर ग्राम है, या फिर किलोग्राम है, या फिर को है। तो ये आपने याद रखना है कि जितनी भी क्वांटिटिव वैल्यूज़ होती हैं वो हमारे पास फैक्ट्स होती हैं, और डायमेंशन हमारे पास डिस्क्रिप्टिव कैटेगरी होती है, जैसे टाइम है, ज्योग्राफी है, प्रोडक्ट है,
इसके अंदर हमारे पास वीक है, मंथ है, क्वार्टर है, ईयर है, डिकेड है। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास डायमेंशन में होती हैं इंक्लूड। तो ये आपने इनकी एग्जांपल्स अच्छे तरीके से प्रिपेयर करनी है। ये आपको शॉर्ट लॉन्ग आ सकता है और इसके अलावा आपको MCQs में भी पूछा जा सकता है। यहाँ पे उसी के बताया कि फैक्ट्स हमारे पास क्वांटिटीज़ होती हैं, नंबर्स जिनको हम एग्रीगेट कर सकें, जैसे कि सेल है, डॉलर है, यूनिट सोल्ड हैं, वो सारे जिनको हम मेजर कर सकते हैं। और डायमेंशन क्या होती हैं और हाउ वी फिल्टर और रिपोर्ट ऑन द क्वान्टिटीज़ बाय जोग्राफी, प्रोडक्ट, डेट, ये सब चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि वेयर डज OLAP फिट इन। यहाँ से भी MCQs आते हैं। इट इज़ अ क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन नॉट अ डाटाबेस डिज़ाइन टेक्निक। तो आपने याद रखना है कि डाटाबेस डिज़ाइन टेक्निक नहीं है। इसके अलावा आपने यहाँ से याद रखना है कि एनालिटिकल प्रोसेसिंग यूज़ मल्टी लेवल एग्रीगेट। ये वाला MCQs बहुत दफ़ा रिपीट होता है कि ये रिकॉर्ड लेवल होने के बजाय मल्टी लेवल एग्रीगेट है। OLAP के बारे में बात हो रही है। आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे तो फिर आपने इनको याद रखना है कि बाकी चीज़ों में क्या है और OLAP में क्या है। तो OLAP हमारे पास मल्टी लेवल एग्रीगेट है। अब ये हमारे पास क्या होता है, ये फास्ट भी है, इटरेटिव भी है और एड हॉक डिसीजन मेकिंग इसके अंदर होती है। इन्हीं पॉइंट्स को जो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मेंशन किए हुए, इन्हीं को यहाँ पे इन्हें डिटेल में डिस्क्राइब किया कि OLAP हमारे पास एप्लीकेशन है। इसके अलावा डाटाबेस टेक्निक नहीं है। आपने याद रखना है कि डाटाबेस की टेक्निक नहीं है, लेकिन डाटाबेस के साथ इसको इस्तेमाल किया जाता है और इसके बगैर डाटाबेस जो है वो डिसीजन सपोर्ट नहीं करता। यहाँ पर उन्होंने आपको दिखाया हुआ भी है, जैसे कि एग्जांपल में देखें कि OLAP कैसे होता है। यहाँ पे हमारे पास ट्रांसैक्शन डाटा है, उसके बाद डाटा हमारे पास लोड होता है और यहाँ पे OLAP डाटा क्यूब होते हैं जिनको हम OLAP भी कहते हैं। और यही डाटा क्यूब्स बाद में रिपोर्ट्स में और प्रेजेंटेशन टूल में कन्वर्ट होते हैं और उसके बाद डिसीजन मेकर से डिसाइड करता है। तो ये आपने इस फिगर को माइंड में रखना है। उसके बाद इन्होंने आपको OLTP और OLAP का डिफरेंस दे दिया है। तो ये डिफरेंस देखें, सबसे पहले तो डाटा का लेवल क्या है, इसमें डिटेल होता है। OLTP में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके अलावा MCQs में भी इधर से आते हैं। तो OLTP में हमारे पास ऑनलाइन ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग है और ये ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है। जो ट्रांसैक्शन प्रोसेसिंग है वो डिटेल होती है और ये एग्रीगेटेड होती है। ये स्मॉल होती है, ये लार्ज होती है। अमाउंट ऑफ डाटा जो इसके अंदर पर ड्राइव होता है पर ट्रांसैक्शन वो स्मॉल होता है और यहाँ पे लार्ज होता है। व्यूज़ इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्री डिफाइन है और इसके अंदर यूज़र डिफाइन होते हैं। टिपिकल राइट ऑपरेशन क्या होता है इसके अंदर अपडेट हो भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। लेकिन OLAP के अंदर हम बल्क में इंसर्ट करते हैं और कोई भी डिलीशन हम नहीं करते। उसके बाद एज ऑफ डाटा क्या है, इसकी करंट 60 to 90 डेज़ है और इसका हमारे पास हिस्टोरिकल 5 to 10 ईयर्स और आल्सो करंट भी इसके अंदर मौजूद होता है। तो ये भी यहाँ से MCQs भी आते हैं और आपको ये टेबल भी दे सकते हैं जिसमें आपने कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी तो आपको फिल करनी होंगी, या फिर ये आपको शॉर्ट लॉन्ग सब तरह से आ सकता है। तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। टेबल 10.1। उसके बाद हमारे पास टेबल्स के अंदर क्या होते हैं, फ्लैट टेबल्स होते हैं। इसके अंदर मल्टी डायमेंशनल टेबल होते हैं। इसके अंदर नंबर ऑफ़ यूज़र्स लार्ज होते हैं। इसके अंदर लो भी हो सकते हैं और मीडियम भी हो सकते हैं। इसके अंदर डाटा की अवेलेबिलिटी जो हमारे पास है वो हाई रहती है, यानी कि 24 आवर्स 7 डेज़ इसमें से डाटा को रिट्राइव किया जा सकता है। जबकि इसके अंदर लो और मीडियम होती है। इसके अंदर डाटाबेस का जो साइज़ है वो मीडियम है, इनकी GB से लेकर TB तक। इसके अंदर हाई है TB से लेकर PB तक। उसके बाद क्वेरी की ऑप्टिमाइजेशन है। इसके अंदर हमारे पास एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, जबकि इसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ होता है। तो ये वाला टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी टेबल को जो डिफाइन किया हुआ है तो आप एक दफ़ा उसको भी रीड कर लीजिएगा। उसके बाद OLAP फास्टमी टेस्ट है। इसकी आपको चीज़ें बताई हैं पॉइंट्स। इसका पहला है कि फ़ास्ट है, इन्फॉर्मेशन जो है वो यूज़र तक काफ़ी फास्टली पहुंच जाती है। इसके अलावा एनालिसिस है परफॉर्म बेसिक न्यूमेरिकल और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ डाटा को ये जो है वो परफॉर्म करता है। इसके अलावा शेयर इंप्लीमेंट द सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट नेसेसरी जो होती हैं वो इसको अप्लाई करता है। आपने बस इसके नाम याद रखेंगे। ये फास्ट है, इसके अलावा एनालिसिस इसके अंदर होता है, शेयर्ड है, मल्टी डायमेंशनल होता है इसके अंदर, और इन्फॉर्मेशन हमारे पास होती है। इनके जितना भी डाटा और इन्फॉर्मेशन नेसेसरी होता है और रेलिवेंट होता है एप्लीकेशन से, उसको हम जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। नीचे इन्हीं पॉइंट्स को उन्होंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं कि फास्ट मीन्स दैट द सिस्टम इज़ टारगेटेड टू डिलीवर रिस्पॉन्स। तो ये आपने एक दफ़ा आप रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। वैसे ही आपको यहाँ से MCQs या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं तो उसमें आप सिर्फ नाम ही मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमारे पास मल्टी डायमेंशनल OLAP है, जिसको हम OLAP भी कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म आपने याद रखनी है। तो ये हमारे पास मल्टी डायमेंशन है और यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन हाईलाइट किया 11.1 ये वाला टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके शॉर्ट लॉन्ग MCQ सब आते हैं। OLAP देखें, OLAP का ही ये फॉर्म होती है जिसके अंदर OLAP को हम मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर में इंप्लीमेंट करते हैं, उसे हम OLAP कहते हैं। अगर हम उसे OLAP को ही हम रिलेशन डाटाबेस में इंप्लीमेंट करेंगे तो उसे हम ROLAP कहेंगे। R से रिलेशन डाटाबेस, M से मल्टी डायमेंशनल। और OLAP क्या है, हमारे पास हाइब्रिड ऑफ OLAP और OLAP का जो हाइब्रिड होता है दोनों को मिक्सचर जो है वो हमारे पास OLAP में जब इंप्लीमेंट होता है तो उसे हम OLAP कहते हैं। इसको भी आपने याद रखना है। और OLAP हमारे पास क्या है, OLAP इंप्लीमेंटेड फॉर डेस्कटॉप डिसीजन सपोर्ट एनवायरनमेंट, उसको हम OLAP कहते हैं। तो ये आपको MCQs यहाँ से काफ़ी सारे आते हैं। OLAP जो हमारे पास है फिजिकली बिल्ड्स क्यूब्स। OLAP हमारे पास फिजिकल जो है वो क्यूब्स को बिल्ड करता है। अभी हमने ऊपर देखा था OLAP क्यूब्स में था। और इसके अलावा इसके अंदर हमारे पास ANSI SQL सपोर्टेड नहीं होता। तो ये आपने याद रखना है। ये वाला MCQs भी आता है जिसके अंदर ANSI जो है वो सपोर्टेड नहीं होता। जबकि OLAP जिसको हम रिलेशनल OLAP भी कहते हैं, हमारे पास इन्फॉर्मेशन को एक्सेस देता है
किसके ज़रिए से, रिलेशन डेटाबेस के ज़रिए से, और उसमें आंसी स्टैंडर्ड एसक्यूएल को भी यूज़ करता है, जबकि मोलाप में आंसी नहीं है। इसमें आंसी और एसक्यूएल दोनों हैं, ये आपने याद रखना है। उसके बाद होलाप हमारे पास क्या है कि ये हमारे पास कम्बिनेशन है रिलेशन डेटाबेस का और जो क्यूब डाटा स्ट्रक्चर है, दोनों का कम्बिनेशन है, जिसकी परफॉर्मेंस इसकी हाई होती है और स्केलेबिलिटी भी इसकी हाई होती है। अब रोलाप क्या है, हमारे पास ये अलाउ करता है कि हम डाउनलोड कर सकें क्यूब स्ट्रक्चर को टू डेस्कटॉप प्लेटफॉर्म विदाउट द नीड ऑफ शेयर रिलेशन और क्यूब सर्वर। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। यहाँ सब कुछ पॉइंट्स याद रख लें, बस इतना ही इस टॉपिक में से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास मोलाप की इंप्लीमेंटेशन है। मोलाप हमारे पास है जो है वो क्या होता है कि हैज़ हिस्टोरिकल बीन इम्प्लीमेंट यूजिंग मल्टी डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर और क्यूब। तो जैसे कि हमें पता है कि M4 मल्टी डायमेंशनल है, तो ये मल्टी डायमेंशनल से ही जो है वो इम्प्लीमेंट होता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने आपको डायमेंशंस बताई हुई, डायमेंशंस के मैंने ऊपर भी देखा था, वही हमारे पास ज्योग्राफी है, प्रोडक्ट है और डेट है, ये तीनों डायमेंशंस हैं। ज्योग्राफी के अंदर आपकी सिटी भी आ जाती है, डिस्ट्रिक्ट भी है, प्रोविंस भी है, डिवीजन भी है, कंट्रीज़ भी हो जाएंगी। और प्रोडक्ट्स के अंदर आइटम है, प्रोडक्ट की कैटेगरी है, प्रोडक्ट का डिपार्टमेंट है, और उसके बाद डेट है, डेट के अंदर डे, वीक, मंथ, क्वार्टर और ईयर आ जाएंगे। ये यहाँ से भी बहुत सारे आपको MCQ आते हैं, तो आपने पेज नंबर 78 पे जो कि लास्ट टॉपिक है, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद हमारे पास यहाँ है कि वेरी हाई परफॉर्मेंस अचीव बाय O1 टाइम लुकअप इनटू क्यूब डाटा स्ट्रक्चर टू रिट्राइव प्री एग्रीगेटेड रिजल्ट। तो ये भी O1 हमारे पास MCQs में आ जाता है, तो आपने इसको भी देख लेना है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल डाटाबेस हमारे पास है, वो टिपिकली क्या करता है कि वो प्रोप्राइटरी फाइल फॉर्मेट को यूज़ करता है ताकि वो प्री समराइज क्यूब स्ट्रक्चर को स्टोर कर सके। मोलाप क्यूब जो है वो डायमेंशन के अराउंड बिल्ड होते हैं। अब हमारे पास 4 डायमेंशन हो तो जो जितना भी डाटा है वो 4 डायमेंशन एरे के अंदर स्टोर होगा, यानी कि IJKL 4 हमारे पास इंडेक्सेस में जाके वो स्टोर हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने आपको बताया कि मोलाप की इम्प्लीमेंटेशन में कोई भी स्टैंडर्ड क्वेरी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ पे NoSQL होता है। उसके अलावा पिवट, ड्रिल और ये भी हमने पीछे देखा था, इसके अंदर पिवट्स, ड्रिलिंग, डाउन और रोलिंग अप चाहे वो 3 चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो ये 3 चीज़ें आपने इसमें याद रखनी है। उसके बाद है कि मोलाप इन्वायरमेंटल देयर आर नो टेबल्स, देयर आर नो ट्रेडिशनल रिलेशन स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन आंसी क्योंकि आंसी और SQL यहाँ पे यूज़ नहीं होता। जो ऊपर जो आपने चीज़ें पॉइंट्स पढ़े हैं, जो आपने वो पॉइंट्स याद रखने हैं, वही यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन हुए हैं, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उनको मैंने हाईलाइट भी यहाँ पे कर दिया। उसके बाद ये क्यूब ऑपरेशन है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन आता है कि क्यूब ऑपरेशन लिखें या क्यूब ऑपरेशन कौन से हैं। इसके अलावा ये MCQs में भी आते हैं। पहला हमारे पास रोल अप है, जिससे हम डाटा को समराइज़ करते हैं। उसके बाद ड्रिल डाउन है, जिसके अंदर हम मोर डिटेल्स एक्सेस करते हैं एंड गेट मोर डिटेल्स है। उसके बाद स्लाइस एंड डाइस है, जिसके अंदर हम सेलेक्ट और प्रोजेक्ट करते हैं। और पिवट है, जिसमें हम चेंज करते हैं व्यू ऑफ डाटा। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हम स्किप करते हैं, ये पेपर में इस तरह से नहीं आती। उसके बाद मोलाप की एवोल्यूशन है, यानी कि मोलाप के एडवांटेज क्या हैं। सबसे पहले इसके अंदर इंस्टेंट रिस्पॉन्स है, यानी कि रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिल जाता है। इम्पॉसिबल टू आस्क क्वेश्चन विदाउट आंसर, और वैल्यू एडिड फंक्शन, रैंकिंग, परसेंटेज चेंज। तो बस आपने इसके 3 ये आप एडवांटेज याद रख लें, तो आपको नीचे वाला पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बस ये 3 पॉइंट्स आपने इसके माइंड में रखने हैं। उसके बाद इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो लोड का टाइम है वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा इसके अंदर जो है वेरी स्पार्स क्यूब है, यानी कि स्पेस बहुत ज़्यादा जो है वो ज़ाया हो रही है यहाँ पे, क्योंकि बहुत वाइड जो है वो यहाँ पे क्यूब्स हैं हमारे पास, और कभी कभी वो बहुत ज़्यादा स्मॉल्स भी होते हैं। तो ये आपने इसके 2 ड्रॉबैक्स भी याद रखने हैं। मोलाप हमारे पास नो वे विन विन सिचुएशन, इट हैज़ वन इंटरेस्टिंग पिटफॉल विच डज़ नॉट मेक इट ओवरऑल विनर। सो ये ओवरऑल विनर नहीं है, ये कुछ इसके कुछ बिगेस्ट ड्रॉबैक्स। जो सबसे बिगेस्ट ड्रॉबैक है वो ये है कि जो हमारे पास प्री कैलकुलेशन है क्यूब की, उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिले होता है। तो ये आपने ये इसका ड्रॉबैक याद रखना है। इसके यहाँ पे इश्यूज़ भी बताए हुए। मोलाप इम्प्लीमेंटेशन का पहला इशू है मेंटेनेंस का, दूसरा इशू है स्टोरेज का। इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस चाहिए होती है, मेंटेन करने के लिए लॉट ऑफ वर्क चाहिए होता है। इसके अलावा स्केलेबिलिटी भी इसका इशू है कि ऑफन हैव डिफिकल्टी स्केलिंग व्हेन द साइज ऑफ डायमेंशन बिकम लार्ज, तो स्केलिंग करने में मुश्किल होती है। तो ये आपने बस इसके 3 इशूज़ यहाँ से 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ये 3 पॉइंट्स एज इट इज़ आ सकते हैं। उसके बाद हमारे पास वर्चुअल क्यूब के बारे में बताया हुआ है कि वर्चुअल क्यूब हमारे पास क्या होता है, यूज टू क्वेरी 2 डिसिमिलर क्यूब्स बाय क्रिएटिंग अ थर्ड वर्चुअल क्यूब बाय जॉइन बिटवीन 2 क्यूब्स। अगर आप 2 क्यूब्स को ज्वाइन करें तो बीच में एक थर्ड वर्चुअल क्यूब को बना के इसको यूज़ किया जा सकता है। लॉजिकली ये हमारे पास रिलेशन व्यू से सिमिलर होता है। इसके अलावा इसका जो बिगेस्ट एडवांटेज है वो ये है कि हम स्पेस को बचा सकते हैं बाय एलिमिनेटिंग द स्टोरेज रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है या जो फिर डुप्लीकेट इन्फॉर्मेशन है उसको हम रिड्यूस करके इसकी जो है वो स्पेस को बचा सकते हैं। तो आपने बस इसके ये 3 पॉइंट्स यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद रोलाप के बारे में आपको यह बताया कि रोलाप क्यों, इसमें स्केलेबिलिटी का इशू था मोलाप के अंदर हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो स्टार स्कीमा डिज़ाइन था वो यूजुअली हमारे पास रोलाप को फैसिलिटेट करता था। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम विद मोलाप क्या थी कि इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज मेन मेमोरी एज द क्यूब साइज़ इंक्रीज। क्यूब साइज़ की वजह से लार्ज मेन मेमोरी चाहिए थी, ये मोलाप का ड्रॉबैक था, एक इशू था।
तो देयर में भी मैनी मोर रीज़न फॉर द इंक्रीज़ इन क्यूब साइज़ के लिए बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो हमारे पास स्केलेबिलिटी का इशू था यहाँ पर मोलाब के अंदर। तो इसके अलावा डिस्पाइट एडवांस इन मोलाब टेक्नोलॉजी, हाई एंड ओलाब इम्प्लीमेंटेशन, रोलाब टूल्स में पास क्या होता है कि विल क्वेरी द रिलेशन डाटाबेस यूजिंग एसक्यूएल। इसके अंदर हमारे पास रिलेशन डाटाबेस होते हैं जो एसक्यूएल क्वेरी को यूज़ करते हैं। तो इसकी मोलाब की डिसएडवांटेज को ओवरकम करने के लिए रोलाब को जो है वो यहाँ पे यूज़ किया गया था। उसके बाद रोलाब एज अ क्यूब कैसे हो सकता है कि ओलाब डाटा स्टोर इन दो रिलेशन डाटाबेस के अंदर हम स्टोर करेंगे, जैसे कि स्टार स्कीमा है ओलाब का डाटा, तो हमारे पास वो रोलाब बन जाएगा। द फैक्ट टेबल इज़ अ वे ऑफ विजुअलाइजिंग एज अनरोल्ड क्यूब, इट इज़ अ मैटर ऑफ परसेप्शन। आप यहाँ से बस इतना याद रख लीजिएगा कि हमारे पास रोलाब एज अ क्यूब भी डिफाइन हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्यूब आपको कभी दिखा दिया है कि ये हमारे पास एक फैक्ट का टेबल है और ये हमने उसको एज अ क्यूब यहाँ पे बना दिया है। उसके बाद हमारे पास क्यूब के हम कैसे क्यूब को क्रिएट कर सकते हैं। क्यूब हमारे पास एक लॉजिकल एंटिटी है जिसके अंदर हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती हैं और कुछ फैक्ट्स होते हैं और कुछ इसके एग्रीगेशन के लेवल्स भी होते हैं एट इंटरसेक्शन ऑफ कम्बिनेशन ऑफ डायमेंशन। ये भी आपने याद रखना है। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं, 3 तरह से एमसीक्यूज आता है, या तो क्यूब मिसिंग होता है इस पूरे सेंटेंस में से, या फिर इंटरसेक्शन मिसिंग होता है, या फिर डायमेंशन मिसिंग होता है। तो ये वाला जो 2 लाइन्स हैं ये 3 तरह से आपको एमसीक्यूज आते हैं। इसको भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ प्रॉब्लम बताई हुई है सिंपल अप्रोच के साथ कि नंबर ऑफ़ रिक्वायर्ड क्वेरीज़ हमारे पास जो इंक्रीज़ हो जाती हैं तो हमारे पास डायमेंशन भी इंक्रीज़ हो जाती हैं और तमाम क्वेरीज़ को कंप्यूट करना हमारे पास वेस्टफुल हो जाता है। तो बस आपने इसके कुछ ही पॉइंट्स यहाँ से याद रखने हैं। उसके बाद क्यूब क्लॉज है। तो क्यूब क्लॉज इज़ अ पार्ट ऑफ एसक्यूएल 1999 का ये पार्ट है। ग्रुप बाय क्यूब V1 V2 Vn, इस तरह से हम इसको ग्रुप कर सकते हैं। अदर प्रॉब्लम की यूजिंग विद स्टैंडर्ड एसक्यूएल में एक और प्रॉब्लम भी ये थी कि दैट हैज़ वन टू राइट मैनी स्टेटमेंट एंड कुड लीड टू मिस्टेक, जिसके अंदर हो सकती थी। तो ये वाला टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके पास एमसीक्यूज आ सकते हैं, तो यहाँ से आपने एमसीक्यूज की लिस्ट को प्रिपेयर करना है। उसके बाद ये वाली जो एग्जांपल इसको आप स्किप कर सकते हैं। रोलाब के इश्यूज़ ये आपने याद रखना है। ये जितने भी मोलाब हैं और रोलाब हैं जितना भी एक है, जिनके जो बेनिफिट्स हैं, जो एडवांटेजेस हैं और डिसएडवांटेज आपको दिए हुए, डिसएडवांटेजेस कहीं दिए हुए, कहीं पर इशू दिए हुए, तो ये आपने प्रिपेयर करना है। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि इसके एडवांटेज लिखें या फिर इसके इशूज़ लिखें। तो यहाँ पे देखें रोलाब के इशूज़ भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है। पहला इशू मेंटेनेंस का है। दूसरा हमारे पास है कि कोई भी स्टैंडर्ड हिरारकी इसमें डायमेंशन की इस्तेमाल नहीं हो रही, इसके अंदर स्टैंडर्ड कन्वेक्शन भी नहीं है। उसके अलावा हमारे पास स्टोरेज स्पेस रिक्वायरमेंट की यहाँ पर एक्सप्लोजन हो रही है, एग्रीगेशन पिटफॉल है। तो ये आपने बस ये पॉइंट्स एज इट इज़ यहाँ से आपने याद रखने हैं, इनकी डिटेलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप यहाँ से ये पॉइंट्स जो है वो प्रिपेयर करें। उसके बाद हिरारकी का इशू भी ने आपको बताया है कि डायमेंशन आर नॉट ऑलवेज सिंपल, हिरारकीज़ नहीं होती, डायमेंशन कभी बहुत ज़्यादा सिंपलर भी होती है, जैसे कि आइटम है, सब कैटेगरी है एक्सेट्रा, और कभी ये बहुत मुश्किल भी होती हैं। उसके बाद यहाँ पे रोलाब के और भी इशू आपको दिए हैं, जैसे स्टोरेज स्पेस का इशू, जो ऊपर आपको उन इशूज़ ऊपर एक लाइन में आपको सारे इशूज़ एक साथ मेंशन कर दिए थे, उन्हीं को यहाँ पर डिटेल में डिस्क्राइब किया। तो ये क्वेश्चन इतना डिटेल में नहीं आता कि आपको सारे इशूज़ को डिफाइन करना पड़े, बस आपको सिर्फ इशूज़ के नाम पता होना चाहिए। आपको शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आता है, और बाकी इसकी जो डिटेलिंग में जितने भी हाईलाइट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे किए हैं, आप उनको एक दफ़ा एमसीक्यूज़ के लिए देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे सारे इशूज़ को 1 बाय 1 उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है, तो हमें सिर्फ इनके नाम ही आप याद कर लें तो वही आपके लिए काफ़ी है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एक मोर्फिस ला दिया हुआ है कि द डे यू थ्रो अवे द डिटेल इज़ द डे यू विल बी रिक्वायर्ड, यानी कि जिस दिन आप किसी भी चीज़ की डिटेल को थ्रो करेंगे, यानी कि फेंक देंगे, उससे वही दिन होगा जिस दिन आपको उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ सकती है। तो इस वाले पॉइंट का एमसीक्यूज़ अक्सर आ जाता है, तो आपको याद रखना है कि ये मोर्फिस ला है। उसके बाद हमारे पास टेबल्स फ्रॉम वेंडर्स सच एज माइक्रोसॉफ्ट एंड माइक्रोस्ट्रेटजी आर फुली एग्रीगेटेड अवेयर, ये एमसीक्यूज़ पेपर में आता है, इसको मैंने ग्रीन हाईलाइट कर दिया है। उसके बाद विजिट्स हैव कम इनटू द मार्केट प्लेस विद एबिलिटी ऑफ टू मेक सजेशन एज टू ऑप्टिमल एग्रीगेशन, इसके अंदर हमारे पास विजिट के बारे में यहाँ से एमसीक्यूज़ आता है, यही सेम सेंटेंस आपको दिया होता है, विजिट मिसिंग होता है। उसके बाद हमारे पास परफॉर्मेंस और स्पेस का डिफरेंस ने बताया है कि मैक्सिमम परफॉर्मेंस बूस्ट इम्प्लाइज यूजिंग लॉट्स ऑफ डिस्क स्पेस फॉर स्टोरिंग एवरी प्री कैलकुलेशन, मिनिमम परफॉर्मेंस बूस्ट इम्प्लाइज, बस आपने ये 3 पॉइंट्स इसको एज इट इज़ यहाँ से प्रिपेयर कर लेना है कि ये हमारे पास परफॉर्मेंस और स्पेस जो है हमारे पास रोलाब में किस तरह से होती है। उनने इसको आगे टेबल में भी आपको यहाँ पे एक ग्राफ बना के भी दिखा दिया है। उसके बाद हमारे पास होलाब है, तो ये जितने भी आपके हैं रोलाब इनके बारे में थोड़ा आपको सबके बारे में पता होना चाहिए, किसी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पे जो होलाब है हमारे पास वो एक हाइब्रिड ओलाब है, जिसके अंदर हमारे पास 2 कॉम्बिनेशन है, एक रोलाब स्ट्रक्चर का और ओलाब स्ट्रक्चर का। तो आपने याद रखना है कि ये कॉम्बिनेशन किस चीज़ का है। हाइब्रिड ओलाब को भी सेम कहते हैं, उसके अलावा हम इसे होलाब भी कह सकते हैं। ये हमारे पास मोलाब और रिलेशन डाटाबेस यानी कि रोलाब का मिक्सचर है, आपने बस इसके बारे में इतना याद रखना है। होलाब इन्वायरमेंट जो है वो मोलाब क्यूब्स को इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा कॉमन जो है वो एक्सेस पाथ को सपोर्ट करती हैं। माइक्रोसॉफ्ट होलाब सर्विस जो है वो हमारे पास होलाब इन्वायरमेंट को सपोर्ट करती हैं एज टू डू सच एज होलोज, यहाँ पे आपको उन्होंने बताया हुआ है।
ये वाला हमें MCQs में पेपर आ जाता है। होलाप अप्रोच जो है हम यूज़र को एनेबल करते हैं कि वो मल्टी डायमेंशनल एनालिसिस ऑन डाटा कर सके। इफ़ द यूज़र रीच द बॉटम ऑफ द मल्टी डायमेंशनल हियरार्की एंड रिक्वायर फर्दर डिटेल डाटा, द स्मार्ट होलाप इंजन ऑटोमेटिकली जनरेट्स SQL। तो ये भी आपने यहाँ से याद रखना है। होलाप आर्किटेक्चर आर टिपिकली मोर कम्प्लेक्स होते हैं टू इम्प्लीमेंट मोलाप और रोलाप के बजाय। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूब ऑन द रिमोट सर्वर्स में यहाँ पे क्यूब पड़ा हुआ है, और इसके यहाँ पे सबसे आपको बताया मैं कि कैसे हम लोग इसको होलाप को यहाँ पे यूज़ करते हैं। उसके बाद रोलाप के बारे में बताया कि रोलाप टिपिकली सिंप्लीफाइड वर्जन होता है मोलाप और रोलाप का। रोलाप हमारे पास इनएक्सपेंसिव भी होता है, फास्ट भी होता है, ईजी टू सेटअप भी होता है ऑन स्मॉल डाटा सेट्स। इसके अलावा हमारे पास स्पेसिफिक क्यूब एनालिसिस भी प्रोवाइड करता है, और डोलाप सिस्टम डेवलप एंड एक्सटेंड प्रोडक्शन सिस्टम रिपोर्ट्स राइट। और डोलाप हमारे पास चाहे वो मोबाइल ऑपरेशन को भी जो हमें प्रोवाइड करता है। इसके अलावा डोलाप इज़ दैट इट लेक दी अवेलेबिलिटी टू मैनेज द लार्ज सेट। कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन इसके अंदर और भी टेक्निक्स को इस्तेमाल करके इसको बेहतर बनाया जा सकता है। तो आपने बस यहाँ पे ये डोलाप के बारे में कुछ ही आपको पॉइंट्स यहाँ पे दिए में, वो आपने याद रखने। रोलाप जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो रोलाप का भी आपने याद रखना है कि वो किस चीज़ का मिक्सचर है। ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है रोलाप के बारे में, और इसके अलावा आपको MCQs भी आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका लेक्चर नंबर 12 कंप्लीट हो गया। लेक्चर नंबर 13 में एक डिफरेंट टॉपिक है। लेक्चर नंबर 12 तक हो तो आपको समझ आ गई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हैंडआउट्स को एक दफ़ा खुद भी रीड करेंगे लेक्चर सुनने के बाद, तो ये आपको टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। वैसे ये बहुत ही ईजी लेक्चर था। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट MCQs थे वो मैंने आपको बता दी। लेक्चर MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इसके अंदर कुछ 3-4 क्वेश्चन ही बनते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन इसके अंदर नहीं बन रहे, उनको मैंने हाईलाइट कर दी है। आप एक दफ़ा लेक्चर्स को सुने, उसके बाद आप एक दफ़ा हैंडआउट्स को रीड करेंगे तो आपका ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, और अभी हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम है, तो आप इसको ऐसे ही प्रिपेयर कर लें। कुछ क्वेश्चन हैं आपसे, आप वो प्रिपेयर करें शॉर्ट लॉन्ग। इसके अलावा आप जितने भी टेबल्स हैं वो प्रिपेयर करने हैं, और इसके अलावा जितने भी MCQs हैं वो मैंने आपको बता दिए, और साथ में मैंने हाईलाइट भी कर दिए। आपको ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स मिल जाएंगे जब हम इसके लेक्चर्स कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद ही आपको ये हाईलाइटेड हैंडआउट्स में फुली हाईलाइटेड जो हैं वो प्रोवाइड करूँगी। अभी मैंने जो आपको ग्रुप में शेयर किए हैं उसके अंदर कुछ हाईलाइटेड चीज़ें नहीं हुई, तो वो मैं जब ये कंप्लीट हाईलाइट कर लूँगी तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।